मैंने कल किया था डिस्कस कि शेरशाह सूरी जो था वो तो पहले ही मर गया था 1545 में। उसका बेटा इस्लाम शाह सूर वो भी मर गया 1553 में। उसका बेटा था मोहम्मद आदिल शाह सूर। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि ये शेरशाह सूरी का पोता था जिसका ये मिनिस्टर था हेमू। अब हेमू जो है तो जिसने विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया था, ठीक है, तो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ मुगलों का युद्ध होता है 1556 में, जिसको हमने नाम दिया था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, जिसमें अकबर इमर्ज होता है, अकबर जो है वो जीतता है और फिर जो है वो ये सामने हमें अकबर का रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक किताब रह गई थी हुमायूं नामा। ठीक है, ये शायद नहीं बताया था मैंने, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, हुमायूं नामा। और हुमायूं मकबरा जो है ये दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ही इसको बनाया गया था, बहुत बड़ा एक मकबरा बनाया गया। हुमायूं नामा, ठीक है, ये इसकी हाफ सिस्टर ने लिखा था। ठीक है, मतलब उसकी सौतेली बहन ने, और वो थी गुलबदन बेगम। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। जैसे हमने देखा था अकबरनामा, सॉरी बाबरनामा, बाबरनामा जो एक्चुअल में था जुज़ुक़ बाबरी वो उसने खुद लिखी थी, बट अकबर ने उसको अपने नवरत्न से ट्रांसलेट करवाया। अभी जो हम बात कर रहे हैं हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम जो उसकी हाफ सिस्टर थी, इन्होंने इसको जो है वो लिखा था। ठीक है, तो लिखने वाली यही थी। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिख रही है, तो देखिए जब भी आपको हुमायूं नामा नामा आ गया तो इट मीन्स वो पर्शियन में लिख। ठीक है, तो जुके आए, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, सॉरी इसमें टर्किश में। ठीक है, तो ये इसकी सिस्टर है, जैसे इसको हाफ सिस्टर लिखा गया। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी देखिए हुमायूं के बारे में हमने कल कर ही लिया था, उनकी कैसे मृत्यु हुई। हाँ, एक मैंने बैटल बताई थी, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ठीक है, जो मच्छीवाड़ा बैटल है शायद मैंने 1553 किया है डिस्कस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट ये है 1555। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे, शायद आपको 53 रह गया था शायद, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है, ये जगह का नाम है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, और ये हुआ था हुमायूं को लेकर ही। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा है, बैटल ऑफ सरहिंद है, ये कहीं ना कहीं जो हुमायूं का बहुत ही फेथफुल ऑफिसर था बैरम खान, जिसने उसकी हेल्प की थी हुमायूं को रीगेन करने में, ठीक है, अंपायर को, वो इन्हीं दो लड़ाइयों से जो है वो मिला है। और 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और सरहिंद हुआ, तो कई बार आ जाता है कि इन लड़ाइयों का क्या रिलेवेंस है। तो इन लड़ाइयों का रिलेवेंस जो है मच्छीवाड़ा का, खासकर ये रिलेवेंस है कि ये हुमायूं को फिर से बैरम खान की हेल्प से ये मुगल बादशाही मिली थी। ठीक है, सेकंड दूसरा राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज है जो हुमायूं के बारे में डिस्कस करने को रह गई थी, कि हुमायूं को एक टाइटल भी दिया गया था, एक उन्होंने टाइटल भी लिया था इंसाने कामिल। ठीक है, इंसाने कामिल। इंसाने कामिल का टाइटल जो है वो हुमायूं के द्वारा लिया गया। ये क्या है, ठीक है जी, ये इंसाने कामिल जो है ये टाइटल, ये हुमायूं के द्वारा किया गया था। दैट इज इंसाने कामिल का मतलब होता है परफेक्ट मैन। वैसे वो था नहीं परफेक्ट मैन, बट ये एक परफेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे ये आपने देखा कि उसका तो टेन्योर था नहीं वैसे था, ठीक है, बट फिर भी उसने इंसाने कामिल परफेक्ट आदमी का एक टाइटल जो है वो लिया हुआ था।
ये आपने ध्यान रखना है, इंसान का मील क्या है और किसने ये टाइटल उपाधि धारण की थी। अब वो क्यों की थी, उसने ये भी बताया कि मैं परफेक्ट मैन क्यों हूँ, तो ये इसलिए बोला था उन्होंने क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, तो वो उनकी पीसफुल एंड पेशेंस के लिए, ठीक है, परफेक्ट मैन क्यों थे वो, फॉर हिज पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस, ठीक है, मतलब वो बहुत ही शांत थे, ठीक है, एंड पेशेंस थे, ठीक है। अब पीसफुल एंड पेशेंट पर्सनैलिटी, इसीलिए इस पर्सनैलिटी की वजह से इनको इंसानी का मेल करके कहा गया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। बाकी देखिए, हम अकबर के बारे में तो डिस्कस कर ही रहे थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर, इनका जन्म 1542 में हुआ था, उमरकोट में हुआ था। देखिए, उमरकोट अमरकोट एक ही बात है, ठीक है, कई जगह अमरकोट भी लिखा होगा, और ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो इनकी वाइफ, मतलब जो इनकी मदर थी, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है। और हुमायूं, तो हुमायूं और हमीदा ये बेटा था। अब देखिए, बैरम खान जो है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब ये राजगद्दी पे बैठता है 1556 से लेकर के 1560 तक, बैरम खान जो है, ये जो 4 साल है, बैरम खान इसको संरक्षण देगा, ठीक है। जो भी डिसीजन होंगे वो बैरम खान लेता है, ठीक है, इन द नेम ऑफ अकबर, क्योंकि बादशाह बोलने को तो अकबर है, बट काम सारा ही प्रशासन का, सारा एक्टिविटीज कौन देख रहा है, बैरम। सो बैरम खान जो है काफी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि देखिए, हुमायूं की अचानक मौत हुई, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो सीढ़ियों से गिर के मर गया था, तो तब के लिए उन्होंने ये संभाला था, तब तक के लिए, ठीक है। तो जो हेमू विक्रमादित्य था, उनको हरा दिया गया 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में, और फिर जो है वो सूर्यवंश का खात्मा हो गया। और ऐसा नहीं है कि आगे अकबर जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1561 में बाज बहादुर को, जो मालवा के प्रशासक मालवा के राजा थे, उनको हराया। बाद में उसको उसने अपने दरबार में मनसबदार बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उसमें एक स्किल था। क्या स्किल था? ठीक है, एक संगीतकार था, ठीक है, एक म्यूजिशियन था। तो बाज बहादुर जो था वो म्यूजिशियन था, इसी की स्किल की वजह से उसको सम्मानित किया था उसने, और उसको अपने उसमें मनसबदार बना दिया। अब देखिए, मनसबदारी सिस्टम क्या है, तो मनसब आप एक, ये बेस्ट का ही कल्चर है। मनसब का मतलब होता है एक रैंक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिस तरह की योग्यता है, जो भी योग्यता है किसी भी, देखो आर्मी को उसने जो है अकबर ने कैसे मेंटेन किया हुआ था, उसने हर एक आदमी को एक रैंक देना शुरू। देखो, रैंक आपको पता ये देते हैं, तो रैंक जो है वो एक्सपीरियंस से नहीं, रैंक जो है वो स्किल के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से वो देते हैं। और मनसब है रैंक, और मनसब के साथ एक दार लग गया तो वो बन गया रैंक होल्डर। तो किसी भी आदमी को अपनी सेना में, ठीक है, जो अकबर जो है वो एक ड्यूटी देता था, एक रैंक देता था उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि वो उम्र में छोटा है कि बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जिस आदमी में जिस तरह का टैलेंट है, स्किल है, एबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रैंक दिया जाएगा। तो मनसबदारी सिस्टम ये जो है वो इन्होंने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन आता है
और क्यों किया था? क्योंकि उनको पता था कि हर आदमी को जब आप रैंक देंगे, उसकी प्रेज़ करेंगे, जब आदमी जब काम करता है कोई, तो उसके लिए उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं, उसके लिए प्रेज़ की जाती है, तो वो उससे जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती है काम, ठीक है? वो एक्चुअली वो अपने आप को थका महसूस नहीं करते, वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखते, ठीक है? मोटिवेटेड रखते हैं हमेशा, इसलिए ये चीज़ें की थी जो कि एक अच्छी प्रशासक की एक नीति थी, ठीक है? व तो रैंक होल्डर ये मनसबदार बाज बहादुर इसने इसको उसमें भी बना लिया था। साथ में हमने देखा था रानी दुर्गावती, ठीक है? दुर्गावती के बारे में बताया था मैंने, ये गोंडवाना लैंड वो जो है आपकी एमपी में ही जो नर्मदा के नीचे का पोर्शन है जिसको हम दक्षिण भारत में कहते हैं, तो उनको भी हराया था, ठीक है? तो वो भी एक्चुअल में मुगलों के खिलाफ जो है थी, क्योंकि देखिए मुगल्स क्या कर रहे हैं, अकबर क्या कर रहा है कि धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो प्रांत हैं, वो अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर रहा है। तो इसलिए ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं छोटी-छोटी, जैसे चित्तौड़ हो गया राजस्थान का, रणथंभौर हो गया, इनको भी अपने कंट्रोल में करेगा, ठीक है? तो अकबर जो है इसने पॉलिसी अपनाई थी एक, ठीक है? दैट इज़ रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है? अब ये क्या होती है रिकॉन्सिलिएशन? देखिए एक होता है कॉन्सिलिएशन, एक होता है रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है? तो देखिए रिकॉन्सिलिएशन जो है इसने अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को फिर से जो होता है ना एक तालमेल बिठा के चलना, ठीक है? किसी भी धर्म के प्रति उसका जो ये था बिहेवियर था, जो एक अप्रोच थी, वो इस तरह की थी कि वो किसी भी धर्म को, एक धर्म स्पेसिफिक को ना तो ज़्यादा समझता था और ना ही कम समझता था, ठीक है? वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने में माहिर था। बेशक वो बाहर से करता हो बट कहीं न कहीं उसके मन में ये था कि मैं किसी न किसी सभी धर्मों से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लूँ। इसीलिए उसने बाद में दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी, ठीक है? दीन-ए-इलाही एक्चुअली था क्या? दीन-ए-इलाही एक धर्म था और धर्म बोलने को था, वो एक्चुअल में क्या था वो दीन-ए-इलाही जो थी उसकी एक यही था कि जो क्रक्स एग्जिस्ट होता है ना एक अच्छी चीज़ों का, मतलब माना कि उसको मुस्लिम धर्म के अलावा वो तो खुद इस्लामिक था, मगर हिंदू है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियन है, कोई और धर्म है, उन धर्मों की जो अच्छी चीज़ें थी, उन धर्मों की जो अच्छी चीज़ें उनको लगती थी, जो बेस्ट थी, जो इस्लाम में कमी थी, उनको वो एडॉप्ट करता था और उसी चीज़ों को लेकर के एक ग्रुप बना कर के उसने धर्म बनाया, दैट इज़ दीन। और दीन-ए-इलाही जो है वो हिस्टोरियंस ने कहा है कि वो उसकी कोई समझदारी नहीं थी क्योंकि वो चला नहीं, ठीक है? तो ये एक अकबर की गलती माना जाता है इतिहास में, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ थी नहीं ये, क्यों? क्योंकि विंसन स्मिथ को आपने सुना होगा नाम, वी. स्मिथ जिसको समुद्रगुप्त ने हिस्टोरियन सॉरी समुद्रगुप्त को उसने क्या कहा था? अ भारत को ठीक है, हाँ, तो वो कहा था उसने और इसीलिए जो है इसी बंदे ने विंसन स्मिथ ने अकबर को जो दीन-ए-इलाही था उसको एक बेवकूफ़ी कहा है, ठीक है? उसका काम जो है वो एक बहादुरी का नहीं बताया, उसको एक बेवकूफ़ी कहा है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि दीन-ए-इलाही को किस हिस्टोरियन ने अकबर की बेवकूफ़ी कहा है? तो वो थे विंसन स्मिथ। तो चलो ये 2 नाम याद रख लेना आपने जो मैंने अभी बताया, ठीक है? इम्पोर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये डिटेल के हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो अकबर ने ये जो रिकॉन्सिलिएशन मैंने बताया कि सभी से ठीक रहने की जो मतलब एक तरह से तालमेल बिठाने की, बढ़ाने की कोशिश की थी, तो एक पॉलिसी थी राजपूत के साथ। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह की राजपूतों के साथ बहुत बनी या बहुत अच्छी रही, कोई दुश्मनी नहीं रही, तो वो अकबर ही थे, ठीक है? क्योंकि देखिए अकबर ने जो शादियाँ की थी, 3 शादियाँ की थी, वो सारी की सारी राजपूत घराने की वाइफ्स थी उसकी, ठीक है? तो इसका बोलने का मतलब ये है कि इसने कोई धर्म ऐसा भी नहीं है कि
वो एक धर्म स्पेसिफिक को टारगेट कर रहा है, बट इसकी वाइफ हिंदू ही थी, राजपूत घराने की थी। ठीक है, तो अकबर ने जो अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, जो उसकी अपनी शादियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिंसेस, राजपूत प्रिंसेस से की थी। ठीक है, जिसमें से जो एक शादी थी उसकी, वो थी राजा भारमल। ठीक है, ये जयपुर मेर के राजा थे, उनकी बड़ी बेटी से उन्होंने शादी की। ठीक है, तो शादियां तो उन्होंने चलो 2-3 और की थी, 3 शादियां बताई गई हैं इसमें। तो फिर बीकानेर के, जैसलमेर के राजा, तो ये बीकानेर के भी और जैसलमेर के भी, जयपुर के भी, ये तीनों ही राजस्थान के एक राजपूत शासक थे, उनकी बेटी के साथ शादी की थी। ठीक है, तो 1584 में 1584 में जो इनका बेटा 1584 में जो इनके घर में एक पैदा होगा बेटा, जिसका नाम है सलीम। ठीक है, तो प्रिंस सलीम, ठीक है, सॉरी, बेटा पैदा नहीं होगा, प्रिंस जो सलीम है, ये कहीं ना कहीं आगे शादी करेगा। ठीक है, बेटा तो पहले ही हो गया इनका, बट ये जो है वो शादी करेगा। अब देखिए सलीम जो है ना, ये इसका असली नाम है, बट है ये जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, ये बाद में हम पढ़ेंगे, जहांगीर के नाम से फेमस होगा। इसका असली नाम था सलीम। देखिए इसका नाम सलीम क्यों रखा था, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, बता सकते हैं क्यों रखा था इसका नाम सलीम अकबर ने? अकबर का एक गुरु था, उनके नाम पे रखा था उन्होंने। देखिए अकबर जो था, इसके घर में जैसे देखिए होता क्या था कि जब राजा के घर में बेटा नहीं होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रे करता है, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों में जाता है। तो वैसे ही एक सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत थे सलीम चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के थे ये। ठीक है, इनका पूरा नाम तो एग्जैक्टली कुछ और था, बट ये सलीम चिश्ती करके था। तो उन्होंने जो है इसको गाइड किया था, उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया कि ये जो है वो आपके घर भी एक बेटा होगा और वो आगे आपका राजपाट संभालेगा। तो इसीलिए उनके सम्मान में जब होता है, तो उन्होंने उन्हीं के नाम उसका नाम रख दिया था सलीम। ठीक है, तो सलीम जो है वो कहीं ना कहीं नाम रखने की वजह जो वो ये थी कि उन्होंने उसको कहीं ना कहीं कुछ वरदान दिया था, सपोर्ट किया था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चीज जो हुई थी वो, इसकी वजह से इनका नाम सलीम था। बट एक्चुअल में जब ये राजगद्दी पे बैठेगा तो ये जहांगीर के नाम से बैठेगा। ठीक है, अब देखिए इनके एक्चुअल में एक एक सिंगल नाम है नहीं वैसे। ठीक है, इनके जो नाम है वो काफी लंबे चौड़े हैं। जैसे बाबर का नाम बताऊं तो वो उनका नाम था एक्चुअल में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, एक्चुअल में बाबर जो लास्ट का नाम है वो फेमस हुआ, बट नाम इनका पूरा लंबा चौड़ा है। ठीक है, जैसे बाबर को बोलते थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो एक ही बात है, चाहे इनके नाम छोटे हों बड़े हों, बट फेमस तो बड़े से ही हुए थे। ठीक है, सॉरी, छोटे छोटे नाम से ही फेमस हुए थे। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। तो बीच में मोहम्मद जरूर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नाम है, बस इसको चलो क्या जरूरी नहीं है, वो तो आइडिया लग जाता है लास्ट का नाम देखकर। चलिए, तो ये जो राजपूत की जो कहीं ना कहीं मुगलों के साथ फ्रेंडशिप हुई, ये जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। इवन इसने अपने बेटे की जो शादी है, जो सलीम है, जहांगीर है, वो भी ओरिजिनली किससे करवाई थी, तो ये राजा भगवान दास, ठीक है, वो भी एक हिंदू महिला थी, हिंदू लड़की थी, उसकी बेटी के साथ करवाई थी। तो ये जो सारी एक्टिविटीज जो देखने को मिल रही है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना रहा है। ठीक है, अब देखिए अकबर अनपढ़ था, अकबर को ज्यादा आइडिया नहीं था ये सिस्टम चलाने का, बट अकबर को कहीं ना कहीं जो एक आदमी मिला हुआ था, उसका नाम रतन था बीरबल। ठीक है, वो हर मुद्दे के ऊपर, उसका प्राइम मिनिस्टर था, वो उसको डिटेल में एडवाइस करता था। तो हिंदुओं से मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने का मतलब ये है कि इनके साथ दुश्मनी की बजाय दोस्ती कर लो, ताकि आप धीरे धीरे उनके ऊपर कंट्रोल कर पाए।
ठीक है, वो क्या है प्यार से आपको वो चीजें दे देंगे। जो नहीं माने उनके साथ लड़ाई कर लो, अदरवाइज जो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ अलायंसेस कर लो। तो ये भी एक पॉलिसी थी अकबर की, ठीक है, जो कि अकबर की डिटेल में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ बताया गया है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल जैसे बलबन था उसी तरह थी, बट इन्होंने बहुत प्यार से संभाला, डरा के नहीं रखा किसी को, ठीक है। और डराने की बात जहाँ आई उन्होंने डराया भी, बट ये है कि अकबर की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा हिस्ट्री में हाईलाइट नहीं की गई हैं नेगेटिवली, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में बताई गई, ठीक है। तो इसलिए अकबर जो है वो काफी सक्सेसफुल मुगल बादशाह माना गया है, ठीक है। हालांकि उनके समय पे जो राज है वो औरंगजेब से कंपैरिजन नहीं कर सकते, औरंगजेब के समय पे तो बहुत ज्यादा उसने एक्सटेंड कर लिया था अपने एम्पायर को। फिर भी इसने बहुत कोशिश की थी, मगर अकबर की कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छी बातें भी होंगी, ठीक है। चलिए, बाकी और भी लड़ाइयाँ हैं, जैसे देखिए इन 1572, ठीक है। अब ये 1572 की इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने गुजरात को विजय किया था, ठीक है। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि अकबर ने गुजरात के ऊपर कब विजय प्राप्त की थी। सो इन 1572 1572 में ये लड़ाई हुई थी, जिसको नाम आता है बैटल ऑफ, निशा जी याद है, सारनल, ठीक है। और ये गुजरात की लड़ाई है, ठीक है। और गुजरात के ऊपर जब विजय प्राप्त की तो ये कहा गया कि इसने इस लड़ाई की जो आउटकम आई, मतलब जो उसने जीता, इसकी खुशी में, ठीक है, इसको यादगार बनाने के लिए, इसकी मेमोरी में उसने क्या किया था, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, अकबर। क्यों बनाया था, गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में, ठीक है, एक कमेमोरेशन के लिए, ठीक है, मतलब ताकि ये एक उसका रीजन था, कारण था एक, ठीक है, कि क्यों बनाया था उसने बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ है, तो फतेहपुर, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी जो है वो भी आगरा के नजदीक ही है, आगरा में ही पड़ता है, आगरा के साथ, बट आगरा की बजाय इन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश करना चाहा, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी ये नाम बहुत आता है अकबर के समय पे, यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया था। अब बुलंद मतलब आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, ताकि उसमें जो है वो हमें कहीं ना कहीं उसकी ये दिखता है कि इसने ये दरवाजा जो बनाया तो इसने कहीं ना कहीं ये बताया कि मैं अब जो हूँ इसके आगे, ठीक है, और ज्यादा अप्रोच करूंगा, और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ूंगा। तो एक सिंबॉलिकली उसने ये चीज बनाई थी ताकि अब मैं गुजरात से आगे, ठीक है, नीचे साउथ में भी बढ़ू। तो ये सारी चीजें थी, ताकि इन्होंने ये बनाया, क्यों किस लिए बनाया, और बैटल ऑफ सारनल जो कि विजय गुजरात के ऊपर है वो आपने ध्यान रखना है। देखिए, इसके साथ साथ 1576 में जो कि हिस्ट्री में एक बहुत ही रिमार्केबल लड़ाई मानी जाती है, ठीक है, महाराणा प्रताप सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस रूलर थे ये, हिंदू राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ के राजा थे, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ राजस्थान के ये शासक थे। अब देखिए ये सिसोदिया वंश के थे, ठीक है, सिसोदिया राजा थे, ठीक है, सूर्यवंशी राजपूत थे, सूर्यवंशी राजपूत सिसोदिया वंश के थे, ठीक है, सिसोदिया वंश सूर्यवंशी राजा मेवाड़ के, ये राजपूत थे सूर्यवंशी। अब देखिए ये तो वैसे राजा उदय सिंह के बेटे थे ये, बट उनकी तो चलो ज्यादा हमें क्वेश्चन का कोई ज्यादा वो नहीं है ना, तो आता है, बट इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो 1568 में जब राजा उदय सिंह थे उस समय पे अकबर ने युद्ध किया था मेवाड़ के ऊपर,
1568 में, और राजा उदय सिंह को हरा करके मेवाड़ जो है उसने अपने अधीन तो नहीं बोल सकते, जीत लिया था। ठीक है, तो अधीन ही हो गया एक तरह से। बट जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, अब ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होगी। ठीक है, अब देखिए ये बैटल बहुत पूछी जाती है और इसकी जो आउटकम है और भी ज्यादा डराने वाली है। क्यों? देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये 1576 में हुई थी। अगर एग्जैक्टली देखें तो ऑन 18 जून। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली? क्योंकि इतिहास में इस तारीख को पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई मानी जाती है। कहा जाता है कि सिर्फ 4-5 घंटे में ही इसका फैसला कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई भी मानी जाती है। 18 जून 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप, ठीक है, अब देखिए इस लड़ाई में खास बात है कि हिंदू जो शासक था, इसकी फौज को, इसकी आर्मी को लीड किया था हकीम खान ने। ठीक है, मतलब जो हिंदू था उसकी आर्मी को लीड करने वाला एक मुस्लिम था। ठीक है, हकीम खान कौन था? ये महाराणा प्रताप की आर्मी को लीडर था, उसका सेनापति था। ठीक है, महाराणा प्रताप का लीडर। ठीक है, और जो अकबर की आर्मी थी उसको लीड किसने किया था? तो वो किया था राजा मान सिंह। ठीक है, ये इसके नवरत्न में आता है, राजा मान सिंह। तो बोलने का मतलब ये है कि मुगलों की आर्मी को जो है वो एक हिंदू ने लीड किया था, और जो हिंदू था महाराणा प्रताप, उसकी आर्मी को एक मुस्लिम ने लीड किया था। ठीक है, हकीम खान। तो ये जो है अकबर की आर्मी को, ठीक है, सॉरी, अकबर की आर्मी ने महाराणा प्रताप की आर्मी को हरा दिया था, और ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई है हिस्ट्री में दर्ज होगी सबसे छोटी लड़ाई। ठीक है, और महाराणा प्रताप को जो है वो वहां से निकलना पड़ता है, और उसका जो ट्रस्टेड हॉर्स था, ठीक है, उसके घोड़े का नाम क्या था? चेतक का, ठीक है, चेतक। चेतक पे उसको जो है वो निकलना पड़ता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो महाराणा प्रताप है उनकी जो एरिया था अरावली की पहाड़ियां, अरावली जो राजस्थान में पड़ता है वो एरिया अरावली, वो अपना स्ट्रगल कहीं ना कहीं पीछे बाद में भी कंटिन्यू रखता है उसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स लड़ता है, बट अकबर जो है वो उस चीज को काउंटर करता रहता है, और ये जो हिल बेस बना दिया उन्होंने अरावली का, वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप को काफी ज्यादा हरास किया गया, काफी ज्यादा चीजें जो है वो फेस नहीं कर पाए बाद में। तो मुगल फोर्सेस ने बार बार अटैक करके वो सारा एरिया का मेवाड़ में चलता रहा, तो कहीं ना कहीं एक जो पीस है इस एरिया में वो देखने को नहीं मिली। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो है वो बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो अकबर है उन्होंने ये हल्दी घाटी वाला युद्ध जो मैंने बताया स्पेशली, ये किसने लीड किया था, कब हुआ था एग्जैक्टली, और ये महाराणा प्रताप के साथ कैसे कैसे लिंक रहा है। अरावली का नाम भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब आते हैं, देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद राजा जो मान सिंह है ये कौन है? ठीक है, तो इनके बारे में हम नवरत्नों में तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नवरत्न जब हम पढ़ेंगे तो इनको हम बता देंगे। ठीक है, बाकी देखिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, अकबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकबर के समय पे मैं बता दूं आपको कहीं ना कहीं यूरोपियन भी भारत में आ चुके थे, खासकर अंग्रेज। ठीक है, वो तो पहले से आना शुरू हो गए थे। तो एक नाम आता है राल्फ फिच।
रॉल्फ फिच, ये कौन है? देखिए 1585 में 1585 में he was the first Englishman to visit अकबर, ठीक है, अकबर के दरबार में विजिट करने वाला पहला अंग्रेज था ये, फर्स्ट इंग्लिश, ठीक है। और ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि जहांगीर के समय पे ही अंग्रेज आए हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं था। जहांगीर के समय पे अंग्रेज जरूर आए थे, ठीक है, और वो थे कैप्टन हॉकिंस एंड थॉमस रो, बट वो बाद में आए थे, इसलिए वो जहांगीर के टाइम पे पहुंचे थे। बट जो पहला अंग्रेज आया था अकबर के पास ही आया था, वो था रॉल्फ फिच 1585 में 1585, ठीक है। और इसके अलावा अकबर ने, जिसे कहा जाता है कि स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो दास प्रथा है उसके ऊपर उसने एक कानून बनाने की कोशिश की, उसको खत्म करने की बात कही, ठीक है, जो प्रैक्टिस हो रही है स्लेवरी की उसको रिपील करने की बात की, ठीक है। तो ये की थी उन्होंने 1562 में। इन 1562 ये रिपील्ड, ठीक है, इसने एक कानून बनाया, प्रॉपरली रिपील्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। देखिए इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी, जैसे ये 1562 में स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है ये खत्म की। इसके अलावा इसने जजिया खत्म किया। अब जजिया आपको पता ही है किसने शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको हिंदुओं को ब्राह्मणों पे लगाया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो जजिया है वो उसने पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया जजिया, और हिंदुओं के ऊपर जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था, ठीक है, यहाँ वहां जब जाते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, धार्मिक स्थलों में, तो वो खत्म किया, ठीक है। फिर 1563 में 1563 में जजिया को एबॉलिश कर दिया गया। जजिया जजिया एक टैक्स है ना, नॉन हिंदू टैक्स, सॉरी नॉन मुस्लिम टैक्स, इसको एबॉलिश किया। बाद में इसको औरंगजेब हालांकि फिर से लागू कर देगा, बट अभी के लिए अकबर ने इसको एबॉलिश किया। अब देखिए अकबर ने एबॉलिश क्यों किया, कारण क्या था? कारण यही था कि वो बाकी धर्मों का फेथ पाना चाहता था, वो किसी धर्म के खिलाफ कट्टरता के साथ पेश नहीं आना चाहता, ठीक है। एक्चुअल में ये एक, अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलें तो ये आज हम बोलते हैं इसको सॉफ्ट पावर, ठीक है, कि आपकी एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज होती है चीजें, ठीक है। जब आप बेशक अंदर से चाहते हैं कि यहाँ पे राज करना है, तो यहाँ के साथ दुश्मनी नहीं आता, दुश्मनी के साथ सॉरी दोस्ती कर लेनी, एक तरह से ये चीजें होती है, इसको सॉफ्ट पावर की तरह यूज किया जाता है, जो कि अकबर ने बहुत अच्छे से किया था, अंग्रेजों ने भी यही किया, ठीक है। हालांकि बाद में कुछ चीजों के लिए वो युद्ध करने पड़ते हैं, डराना धमकाना पड़ता है, बट जहाँ पे काम प्यार से हो रहा है वहां पे वो चीजें नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसने एक क्योंकि अकबर मानता था पीस में, तो उसने क्या किया था, एक सुलह ए कुल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है सुलह ए कुल, ठीक है, और इसका मतलब होता है पीस टू ऑल, मतलब अपने समय पे इसने इस चीज को फॉलो किया, सुलह ए कुल अकबर ने, दैट इज पीस टू ऑल, सबके लिए शांति बनाए रखना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डराने का माहौल है, कोई वायलेंस है, ऐसा ज्यादा नहीं किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे, ठीक है, कि पीस रहेगी तो सारी चीजें सभी धर्मों में सामंजस्य हार्मनी बनी रहे, ठीक है, इसलिए इन्होंने सुलह कुल ये जो है वो शुरू किया था, पीस टू ऑल, ठीक है। इसके अलावा धर्मों की रिस्पेक्ट के लिए उसने इबादत खाना बनाया था, ये ऑल्सो बिल्ट क्या, इबादत खाना, क्या था ये, देखिए
इबादत खाना, इसको हम हॉल ऑफ प्रेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही होता है, इबादत करना, ठीक है। इबादत प्रेयर ही होती है। इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ प्रेयर्स, जहाँ पे प्रेयर्स की जाती है। और ये बनाया था उन्होंने फतेहपुर सीकरी में। ये मैं बता दूं इनकी चादर यही है, फतेहपुर सीकरी, इन 1575 में। और ये सभी धर्मों के लिए ओपन था। 1578 में इसमें जो है वो उन्होंने क्या किया कि उसने रिलीजियस डिस्कशंस को, ठीक है, यहाँ कंडक्ट किया, ठीक है। धार्मिक चर्चाओं के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, जिसमें से मेन हिंदू, ठीक है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनको बुलाता था, इनके विद्वानों को, इनके बड़े बड़े आदमियों को बुलाता था। जिसमें हिंदू में थे पुरुषोत्तम दास, ठीक है, पुरुषोत्तम दास खास आदमी, एक बहुत बड़ा स्कॉलर, ये हिंदू धर्म के, इनको बुलाया, ठीक है। तो बोलने का मतलब इबादत खाना क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के जो स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ डिबेट एंड डिस्कशंस करवाई जाए, ताकि उनसे जो अच्छी चीजें हैं, जो एक जिस्ट है, जो एक समरी है, वो निकल के आए सामने, और जो कमी इस्लाम में है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। इस्लाम की चीजों के, कुरान के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उनके साथ वो कंपेयर करता था। और फिर बाद में उन्होंने एक अलग से धर्म दीन इलाही की शुरुआत कर दी। अब देखिए, पुरुषोत्तम दास हिंदू हुआ तो एक और नाम आता है महाराजी राणा, ठीक है, महाराजी राणा। हालांकि इनके नाम तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। ये पारसी था, पारसी समुदाय से, ठीक है। और हरि विजय सूरी, ये थे जैन, ठीक है। और क्रिश्चियन में भी थे, जैसे रुडोल्फ, एक्वाविवा, क्रिश्चियन धर्म के। मतलब बोलने का मतलब है कि हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, इन धर्म के विद्वानों को ये इनवाइट कर रहा है, ठीक है, इबादत खाना में। और वो रिलीजियस डिस्कशन, जो डिबेट्स, ठीक है। तो ये इबादत खाना 1575 में फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस डिस्कशंस, ठीक है। इसके अलावा 1579 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन 1579 अकबर ने एक फरमान जारी किया था, एक ऑर्डर इशू किया था, और जिसका नाम है महजरनामा। महजरनामा, अब ये शाही ऑर्डर होता है। महजरनामा क्या था, ठीक है। देखिए, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिक्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी। आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, इनफॉलिबिलिटी का मतलब बताएंगे क्या होता है? इनफॉलिबिलिटी, ठीक है। देखिए, फॉलिबल क्या होता है, उसका उल्टा इनफॉलिबल, ठीक है। फॉलिबल होता है जो गलतियां करता है, जिससे गलतियां हो सकती हैं, आदमी है, गलतियां होती हैं। अब इनफॉलिबिलिटी जो है, इसका मतलब है जो कोई गलती नहीं करता है, इनफॉलिबल, जिससे गलती नहीं हो सकती, ठीक है, जो मिस्टेक्स नहीं करता है। सो डिक्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी, महजरनामा, जिसको अकबर ने इशू किया था 1579, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या था, इसमें देखिए हर धर्म में, हर राजा के लिए कहीं ना कहीं जब धार्मिक पर्पस आते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं, इंटरवेंशंस होती है, ठीक है, मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। मगर ये जो अकबर है, ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मैं ना एडवाइस दूं किसी से, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर जहां तक मुझे नहीं लगता कि मैं एडवाइस लूं, तो बीच में आप मुझे टोके ना, रोके ना, बोले ना, ये चीज थी इसमें, ठीक है। इसका बोलने का मतलब था कि एब्सोल्यूट पावर जो थी उसको यूज करना चाहता था,
धर्म के नाम पे तो नहीं बताएगा मुझे कि ये चीज गलत है कि सही, ठीक है, आप नहीं बोल सकते इसके मामले में। तो डिग्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी मतलब जो महजरनामा है, इसमें ये बताया गया था कि जो उलेमाज हैं, उलेमाज वर्ड पहले भी यूज किया गया था, ठीक है, उलेमाज मतलब ये मुस्लिम, आप बोल सकते हैं कि कुरान को या मुस्लिम जो शरीयत है, ठीक है, उसके जानने वाले, मुस्लिम लॉज के ज्ञाता हैं, ठीक है, विद्वान हैं ये उलेमाज। जैसे हिंदू धर्म में बहुत शीर्ष के पंडित होते हैं, ठीक है, वैसे ही तो ये उलेमाज को कर्ब करने के लिए, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए ये इन्होंने जारी किया था, ठीक है, उनसे ये बोला गया था कि आप, ठीक है, मैं ही सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं सुप्रीम अथॉरिटी जो हूँ मैं ही हूँ। यू आर नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी टू गाइड मी, टू एडवाइस मी, ठीक है, आप नहीं मुझे गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, आई विल, ठीक है, मैं जो हूँ मैं ही करूंगा। हाँ, जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी एडवाइस की वहां पे मैं ले सकता हूँ। जैसे आप देखिए, आप इस तरह से बोलिए कि जैसे प्रेसिडेंट और सुप्रीम, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ज्ञाता तो वैसे सुप्रीम कोर्ट है हर चीज का, इंटरप्रिटेशन तो वो अपने हिसाब से करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये प्रेसिडेंट की तरह बोल रहा है कि अल्टीमेट पावर मेरे पास है, ठीक है, कि मैं चीज को जो है वो इंटरप्रेट कर सकता हूँ। हाँ, एडवाइस जो है वो मैं ले सकता हूँ जब मैं लेना चाहूंगा तो मैं, मगर जो डिसीजन होगा, ठीक है, जो फाइनल अथॉरिटी होगी, सुप्रीम अथॉरिटी होगी, वो मेरे पास होगी इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजियस मैटर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, ये फाइनल अथॉरिटी मेरी ही है। उलेमाज को जो उनकी पावर्स हैं उनको कट किया गया और उनको थोड़ा साइड में किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे उसने एक नाम दिया था सुल्तान आदिल, ठीक है। सुल्तान आदिल का मतलब है कि मैं सुल्तान हूँ, मैं ही डिसाइड करूंगा। तो सुल्तान आदिल यहाँ से निकला हुआ वर्ड है महजरनामा से। ये जो चीजें है ना बहुत इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। इन चीजों से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चीजें सीखी जाती है, इसीलिए ये कारण है कि जो अकबर है, ये जो भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, पढ़ते क्यों है हम इसी चीज, इतिहास में गलतियां या अचीवमेंट्स या सक्सेसफुल जो भी चीजें हुई हैं उनसे हम सीखें, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि हिस्ट्री से हमें सीख ही मिलती है, ठीक है। उसने जो गलती की वो हम ना करें, उसने जो अच्छा किया उसको हम कर पाए, ठीक है, ये चीज। चलिए, तो सुल्तान आदिल जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी, एक्चुअल में ये महजरनामा के नाम से इशू की गई थी 1579, ठीक है। इसके अलावा एक नया फेथ, एक नया धर्म दीन इलाही जो शुरू किया गया था। दीन इलाही का मतलब होता है डिवाइन फेथ, दीन इलाही का मतलब है डिवाइन फेथ, ठीक है। अब ये कब शुरू किया गया था, निशा जी सुन रहे हैं आप? जी सर, 1582। 1582, ठीक है, 1582 में इसको शुरू किया गया था दीन इलाही। ये न्यू फेथ था, न्यू रिलीजन भी कहा गया इसको, ठीक है, और इसको एक और नाम भी दिया गया था तौहीद इलाही, ठीक है। तो तौहीद इलाही आए या फिर दीन इलाही आए, एक ही बात है, और ये 1582 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इन्होंने क्या बताया था, हिंदुइज्म और इस्लाम, ठीक है, इसमें इनको मिक्स करने की बात कही थी, ठीक है, हिंदुइज्म और इस्लाम। बाकी छोटे छोटे धर्मों की चीजें भी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अच्छी बातें थी वो सारी, बट मेजर जो क्रक्स था वो हिंदुइज्म और इस्लाम को मिक्स किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। सो बीरबल जो था, ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू जिसने उसको एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन था पहला, ये पहला और लास्ट हिंदू था जिसने बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था। बाकी अबुल फजल जो अकबर का खास आदमी था, अबुल फैजी था, ठीक है, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था, बट हिंदू वाज ओनली
बीरबल, एंड ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। एक बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने इसको अपनाया था, किसने इसको एक्सेप्ट किया था? बीरबल। तो बीरबल वाज द फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए एक नाम आता है झरोखा दर्शन, ठीक है। ये पूरी तरह से खत्म कर देगा इसको औरंगजेब, झरोखा दर्शन को खत्म करने वाला औरंगजेब। बट ये जो है प्रैक्टिसेस ऑफ झरोखा दर्शन, झरोखा क्या है कि देखिए अब जैसे जब किसी सुल्तान को, ठीक है, मतलब जो बादशाह है, राजा है, इन्होंने दर्शन देने होते थे जनता को, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये झरोखा ऊपर जो ऊपर वाली बिल्डिंग होती थी, वहां से, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े हीरो वगैरह की पूरी पब्लिक इकट्ठी होती थी नीचे और ऊपर से हाथ हिलाते हैं, वेवलिंग करते, ठीक है। उसी तरह का ये एक था झरोखा दर्शन। तो इसको अकबर ने बहुत ज्यादा वो किया, क्योंकि देखिए सुप्रीम बनने के लिए, अपने आप में हीरोपंती दिखाने के लिए चीजें जरूरी थी, ठीक है। तो झरोखा दर्शन ये प्रैक्टिस इसने स्टार्ट की थी, हालांकि ये हुमायूं ने भी करनी चाहिए थी, ठीक है, बट हुमायूं को इतना टाइम ही नहीं था, ठीक है। बट ये जो है इसने बहुत अच्छे से इसको किया था शुरुआत, ठीक है। झरोखा दर्शन ये बाद में हालांकि वो खत्म कर देगा, ठीक है। क्या नाम है उसका? औरंगजेब। चलिए बाकी बहुत चीजें हैं। देखिए अगर आपको अकबर ढंग से पढ़ना तो एक हफ्ता लगता है, ठीक है। अकबर की बहुत सारी चीजें, तो कल भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नवरत्नों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है।